ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका जहाज पैसिफिक ओशन में क्रैश कर जाता है और वो एक लाइफ राफ्ट में एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां उसने अकेले 4 साल गुजारे। और एक दिन वो वहां से निकलने की ठान लेता है। वो एक कश्ती बनाता है और वहां से निकलता है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फेडेक्स की एक वैन आकर रुकती है और ड्राइवर मेलिंग ट्यूब एक घर में डिलीवर करता है जहां एक औरत उसे रिसीव करके एक बच्चे को थमा देती है। बच्चा भागता हुआ फेडेक्स के ऑफिस पहुंचता है जहां चक नोलैंड टाइम की इंपॉर्टेंस पर लेक्चर दे रहा है। वो सिस्टम एनालिस्ट है और टाइम को अपने काम में जुनून की हद तक इंपॉर्टेंस देता है। वो बच्चा जिसका नाम निकोलाय था वो मेलिंग ट्यूब चक को दे देता है। उस ट्यूब में एक घड़ी होती है जिसमें 87 घंटे और 22 मिनट का वक्त हो चुका था। चक कहता है कि जब मैं अमेरिका से निकल रहा था तो ये घड़ी मैंने जीरो से शुरू करके खुद को ही फेडेक्स कर दी थी जो मुझे 87 घंटे 22 मिनट बाद मिली है। और ये बहुत ज़्यादा वक्त होता है किसी चीज़ को अमेरिका से रशिया पहुंचने में। वो ट्रक्स में पैकेजेस लोड करवाकर उसी प्लान से अमेरिका अपने घर लौट जाता है जहां वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम कैली है। कैली वो लड़की है जिससे चक बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। वो कैली से प्रॉमिस करता है कि वो न्यू ईयर तक लौट आएगा और वो अपने मलेशिया के ट्रिप के लिए निकल जाता है। उसका जहाज तैयार था। वो दोनों आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। कैली उसे एक घड़ी देती है जिसमें कैली की तस्वीर होती है और चक उसे एक पेजर देता है। वो जाते जाते उसे एक और गिफ्ट देता है और कहता है कि ये गिफ्ट तुम कार में नहीं खोल सकती। इसके बाद वो चला जाता है। प्लान में उसे झटका महसूस होता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने साथी थर्ड ऑफिसर से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। वो उसे बताता है कि हम पैसिफिक ओशन के ऊपर हैं। वो जब कॉकपिट में देखता है तो वहाँ पायलट रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो मौसम खराब होने की वजह से नहीं हो पा रहा। वो पायलट चक से कहता है कि तुम वापस अपनी सीट पर जाओ, मौसम बहुत खराब है। वो फ्रेश होने वॉशरूम जाता है कि अचानक प्लान खराब हो जाता है और तूफानी हवा प्लान में आने लगती है जिससे वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता। थर्ड ऑफिसर उसे उसकी सीट पर बैठने को कहता है, उसे लाइफ वेस्ट और लाइफ राफ्ट देता है। वो सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाता है कि अचानक उसकी नज़र उस घड़ी पर पड़ती है जो उसे कैली ने दी थी। वो अपनी बेल्ट खोलता है और घड़ी उठाने के लिए उठता है और जब वो घड़ी उठाकर सहारा लेने की कोशिश करता है तो थर्ड ऑफिसर उसे देख लेता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आना चाहता है लेकिन अचानक उसका सर टकरा जाता है और बहुत खून बहने लगता है। इतने में प्लान समंदर से टकरा जाता है और तेजी से प्लान में पानी भरना शुरू हो जाता है। प्लान टूटकर समंदर में डूब रहा था और चक लाइफ राफ्ट पकड़कर सरफेस पर आ जाता है जहां अभी भी आधा प्लान सरफेस पर है और इंजन चल रहा है। चक उस इंजन में जाने ही वाला होता है कि वो अपने हाथों से चप्पू चलाकर खुद को वहां से दूर ले जाता है और इंजन ब्लास्ट कर जाता है। वो एक तूफानी रात थी और चक के पास अब सिर्फ एक लाइफ राफ्ट है। अब प्लान मुकम्मल डूब चुका था और चक लहरों के रहमो करम पर था। उसे अपनी राफ्ट के एक साइड से हवा निकलने की आवाज आती है। जब वो सामने हाथ लगाकर देखता है तो वो एक नोकीली चट्टान थी जिससे उसकी राफ्ट टकरा गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी राफ्ट पर लेटा था और लहरें उसे धकेल कर एक आइलैंड पर ले आई थी। वो अपनी जेब से पेजर निकालता है जो खराब हो चुका था। वो घड़ी जो उसे कैली ने दी थी वो अब भी उसकी जेब में थी लेकिन वो भी खराब हो चुकी थी। उसे साहिल पर फेडेक्स के कुछ बॉक्सेस मिलते हैं जो वो उठा लेता है। वो वहां चिल्लाता है, आवाज देता है लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे जवाब देता। वो अपनी राफ्ट उठाता है और जंगल की तरफ ले जाता है। वो साहिल की रेत पर बड़ा बड़ा हेल्प लिखता है कि कोई जहाज देखकर उसकी मदद को आएगा। रात फिर से वो अपनी राफ्ट में गुजारता है लेकिन रात को उसे जंगल से कुछ आवाजें आती हैं जो उसे बेचैन करती हैं। सुबह जब वो साहिल पर देखता है तो उसका लिखा हुआ हेल्प पानी से मिट चुका था। अब वो दरख्तों के तने जोड़कर हेल्प लिखता है। उसे जगह जगह साहिल पर फेडेक्स के बॉक्सेस मिलते हैं जो वो उठाता जाता है। यहां भी उसे वही आवाजें आती हैं जो रात को जंगल में से आ रही थी। वो फिर आवाज देता है कि वहां कौन है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो सारे बॉक्सेस उठाकर जंगल में ले जाता है। यहां फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाता है कि आवाज कहां से आती है। लेकिन अचानक उसके करीब ही एक नारियल गिरता है तो वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज है। उसे प्यास लगी है और नारियल में पानी है। वो नारियल तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नारियल ऐसे चट्टान पर मारने से टूटने वाला नहीं था। एक बार वो नारियल तोड़ भी लेता है लेकिन सारा पानी गिर जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो एहतियात करता है और नारियल में एक सुराख बनाकर पानी पी लेता है। अब पानी पीने के लिए यहाँ उसके पास बहुत से नारियल हैं।
जब वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था तो उसे वहां एक गार दिखता है। वो उस गार को करीब से देखता है और लौट जाता है। समंदर में नोकीले पत्थर उसके पैर जख्मी कर देते हैं। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो वो पैरों में पहन सके। वो एक कपड़े को काट कर जूता बना लेता है जिससे उसे चलने में आसानी होती है। वो अब आइलैंड की चोटी पर चढ़ता है और जब वो वहां से देखता है तो उसे दूर तलक समंदर ही दिखाई देता है। जब वो दूसरी तरफ पलट कर देखता है तो उसे साहिल पर एक लाश मिलती है। वो नीचे जाकर तैर कर उस लाश तक पहुंचता है। जब उसे सीधा करता है तो वो उसी के प्लेन का पायलट था। चक उसे जमीन पर लाता है, उसके जूते उतारता है जो उसके काम आ सकते हैं। उसके पास एक टॉर्च मिलती है जो अब तक काम कर रही थी और वो उस लाश को दफना देता है। वो उन जूतों को काट कर स्लीपर्स बना लेता है। वो सुबह उठकर पत्तों में ठहरा हुआ बारिश और ओस का पानी एक नारियल में जमा करता है जो उसके पीने के काम आ सके। उसे भूख लगती है और वो अब मछली का शिकार करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों साल पहले के लोग किया करते थे। उसे रात को दूर एक शिप दिखाई देता है। वो चिल्लाता है, टॉर्च की लाइट से सिग्नल्स देने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से वो इतनी छोटी लाइट नहीं देख सकते। ये नामुमकिन था। जब सुबह होने लगती है तो वो अपनी राफ्ट में बैठकर उस शिप तक पहुंचना चाहता है। वो काफी तेज लहरों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है, लेकिन एक बड़ी लहर उसकी राफ्ट उल्टा देती है और उसे फिर से साहिल पर धकेल देती है। नोकीले पत्थरों से टकराने की वजह से उसे काफी चोटें आती हैं। वो लड़खड़ाता हुआ वापस लौट रहा था तो बारिश होने लगती है और वो बारिश से बचने के लिए उस गार में चला जाता है जो उसने शुरू में देखा था। फेडेक्स के जो बॉक्सेस उसे साहिल से मिले थे वो अब उन्हें खोलता है। एक बॉक्स में से उसे कुछ वीडियो टेप्स मिलती हैं, दूसरे बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तीसरे बॉक्स में से एक वॉलीबॉल मिलता है, चौथे बॉक्स में है आइस स्केट्स, पांचवें बॉक्स में से मिलता है एक ड्रेस। वो छठा बॉक्स खोलने के लिए उठाता है। उस बॉक्स पर एंजल विंग्स बने हुए हैं और वो उसे बिना खोले ही वापस रख देता है, ये सोचकर कि शायद कभी अगर वापस लौटा तो ये पैकेज जरूर डिलीवर करूंगा। स्केट्स को यूज करके वो अपने जख्मों पर कपड़े काटकर बांध देता है क्योंकि उसके जख्म अभी ताजा हैं। स्केट्स को अब वो नारियल तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करता है और वो ड्रेस जो उस बॉक्स में से मिला था उस पर एक नेट था जिसे वो अब छोटी मछलियां पकड़ने के लिए यूज कर रहा है और स्केट्स से वो लकड़ी की नोक बनाकर क्रैब्स पकड़ता है। अब उसे आइडिया हो जाता है कि आग जलाना बहुत जरूरी है और वो आग जलाने की कोशिश करता है जैसे हजारों साल पहले लोग जलाया करते थे। वो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर रगड़ कर हीट प्रोड्यूस करता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन आग नहीं जलती और वो अब थक चुका है। फिर सुबह होती है और वो फिर से आग जलाने की कोशिश में लग जाता है। उसके हाथों पर छाले पड़ चुके हैं और वो अब लकड़ी रगड़ने के काबिल नहीं है। उसके दांत में दर्द हो रहा है कि वो नारियल चबा नहीं सकता और वो पत्थर से नारियल नरम कर रहा था कि उसे ख्याल आता है कि आग ऐसे भी तो जलाई जा सकती है और वो फिर दूसरे तरीके से कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ जो पहले ही जख्मी थे उनसे खून बहने लगता है। वो गुस्से में अपना सामान यहां वहां फेंकता है। वो जोर से चिल्लाता है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी जो वो चिल्लाकर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो समंदर में अपना हाथ धोता है, खून साफ करता है और गुस्से में फेंकी हुई लकड़ियां फिर से उठाकर लाता है। वॉलीबॉल जो उसने फेंकी थी उसे उठाता है और उस पर खून से एक चेहरा बना देता है और उसका नाम विल्सन रख देता है। उसे अपने सामने रखता है जैसे वो उसे देख रहा हो और चैलेंज कर रहा हो कि तुम आग नहीं जला सकते। वो फिर से लकड़ियां उठाता है और एक बार फिर कोशिश करता है। इस बार धुआं निकलने लगता है लेकिन वो आग बुझ जाती है और चक विल्सन से कहता है कि ये आग हवा ने बुझाई है। वो एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार वाकई आग जल जाती है। वो बहुत खुश होता है। वो रात जैसे उसकी सेलिब्रेशन की रात थी। वो बहुत सी लकड़ियां उस आग में डाल देता है और एक बड़ा अलाव रोशन करता है। उसके दांत का दर्द अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। वो रात भर उस गार में बैठा कपड़ा गर्म पानी में डुबोकर दांत में दबा लेता है कि शायद इस दर्द में उसे कुछ सुकून मिले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो फैसला करता है कि वो अपना दांत ही निकाल देगा। वो स्केट का ब्लेड अपने दांत पर रखता है और पत्थर से उस पर जोर का वार करता है कि उसका दांत निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब 4 साल गुजर चुके हैं। वो मछली मारने में एक्सपर्ट हो जाता है। दूर से ही मछली पर वार करता है और उसका निशाना नहीं चूकता।
एक सुबह किसी अनजान आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो कुछ खड़कने की आवाज थी और वो उस आवाज का पीछा करता है। वो साहिल पर एक बड़ी शीट देखता है और उसके जहन में ये ख्याल आता है कि वो इसको अपनी कश्ती पर बागबान की तरह इस्तेमाल करेगा। वो अब स्केट ब्लेड से नारियल के दरख्त काटता है ताकि उससे कश्ती बनाई जाए। उसे उन लकड़ियों को जोड़ने के लिए बहुत सारी रस्सियां बनानी हैं। अब वो रात को भी रस्सियां ही बुनता रहता है क्योंकि उसके पास यहां से निकलने के लिए सिर्फ 1.5 महीना है और उसे 475 फीट रस्सियां चाहिए। 1.5 महीने बाद हवा अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसके लिए निकलने का यही एक आखिरी मौका है। वो अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर चुका था, कश्ती बन चुकी थी और सब जरूरत का सामान वो उठा चुका था। वो आखिरी बॉक्स जिस पर विंग्स का निशान था, जिसे उसने अब तक नहीं खोला था, वो उसे भी रैप करके कश्ती पर अपने साथ रख लेता है और अब वो पूरब से हवा चलने का इंतजार करता है। एक दिन जब वो चट्टान पर कुछ लिख रहा था तो पूरब से तेज हवा चलने लगती है और वो कश्ती को पानी में धकेल कर उसमें बैठ जाता है। उसके लिए जो मुश्किल थी वो थी सामने से आती हुई लहरें। उसने जब भी निकलने की ठानी, ये लहरें ही थी जिनकी वजह से वो यहां से निकल नहीं सका। लहरें हर बार उसे साहिल पर धकेल देती थीं। वो हर बड़ी लहर से गुजरता जा रहा था और एक आखिरी बड़ी लहर जहां से वो आगे कभी नहीं गुजर सका, उससे टकराने के लिए उसने अपनी कश्ती के विंग्स खोल दिए थे और वो अब उससे आगे निकल चुका था और वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। अब खुला समंदर उसके सामने था। वो नहीं जानता था कि वो इस समंदर में कब तक रहेगा, उसे कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। बस उसने अब वापस जाने की ठानी थी। अब वो देर तक अपने उस आइलैंड को देखता रहा जहां उसने अपनी जिंदगी के 4 साल गुजारे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो आइलैंड उसकी नजरों से गायब हो जाता है। रात को उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आसपास देखता है मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक उसके बहुत पास से एक व्हेल निकलती है जिससे वो चौंक जाता है। वो थोड़ी देर के लिए उसके पास ठहरती है, उसे देखती है और वापस समंदर में चली जाती है। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है, तेज हवा चलती है और उसी हवा में उसकी कश्ती के विंग्स भी उड़ जाते हैं। जब वो सो रहा था तो विल्सन पानी में गिरकर दूर बह जाता है। जब वो उठकर देखता है और विल्सन वहां नहीं होता तो वो उसे ढूंढता है और वो उसे दूर तैरता हुआ दिखाई देता है। उसको दोबारा उठाने के लिए चक समंदर में छलांग लगा देता है। वो उसके लिए काफी दूर तक तैरता है लेकिन विल्सन उसके हाथ नहीं आता और वो बहुत दूर निकल जाता है और चक उसे खो देता है। वो वापस कश्ती पर आकर बहुत रोता है क्योंकि एक यही उसका दोस्त था जो 4 साल उसके साथ रहा। वो विल्सन से हर बात शेयर करता था। वो विल्सन के बगैर अब टूट चुका था। वो इसी दुख में अपने चप्पू भी समंदर में बहा देता है और खुद को लहरों के रहमो करम पर छोड़ देता है। वो अपनी कश्ती पर निढाल लेटा था कि उसके पास से एक बहुत बड़ा शिप गुजरता है। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन्हें आवाज दे सकता। वो हाथ के इशारे से मदद मांगता है। शिप पर अलार्म बजने लगता है और वो शिप उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ जब कैली को चक के जिंदा वापस लौट आने की खबर मिलती है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। 4 हफ्ते गुजर जाते हैं। चक फेडेक्स के जहाज में बैठा है और मेम्फिस जा रहा है जहां उसने कैली से मिलना था। वहां उसके वापस लौट आने की खुशी में एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई थी। उन सब ने उसे मुर्दा मान लिया था और उसका फ्यूनरल भी हो चुका था। वहां हैंगर में उसे एक आदमी आकर मिलता है जो उसका डेंटिस्ट था लेकिन अब वो कैली का हस्बैंड है और वो चक से कहता है कि उसे अभी कैली से नहीं मिलना चाहिए बल्कि उसे कुछ और वक्त देना चाहिए क्योंकि उसके ऐसे अचानक लौट आने के बाद कैली को सदमा हुआ है। और वो आदमी वहां से चला जाता है। चक जब खिड़की से बाहर देखता है तो वहां कैली मौजूद थी जो वहां चक से मिलने आई थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे मिलने से रोक दिया था और चक से आकर झूठ बोला कि वो तुमसे मिलने नहीं आई। उसके घर एक पार्टी थी और अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और लोग वहां से जा रहे थे। सबके जाने के बाद वो टैक्सी में कैली के घर जाता है। वो बेल बजाने ही वाला होता है कि कैली पहले ही दरवाजा खोल देती है और चक से कहती है कि मैंने तुम्हारी टैक्सी आते हुए देख ली थी। वो उसे अंदर ले आती है। चक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह देख लिया था, तुम वहां मुझसे मिलने आई थी। चक उसे वहां वो घड़ी लौटाने आया था जो कैली ने 4 साल पहले चक को मलेशिया जाने से पहले न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर दी थी, लेकिन वो कैली की तस्वीर अपने पास रख लेता है। अब सब कुछ बदल चुका था। वो कैली जिससे वो बहुत प्यार करता था, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। कैली उसे अपने गैरेज में ले जाती है जहां उसने चक की गाड़ी अब तक वैसे ही संभाल रखी थी। चक वो गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तो कैली में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे वो कुछ खो रही हो। वो चक को आवाज देती है और भागकर उसकी तरफ जाती है और उसके गले लग जाती है।
वो कहती है कि मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम जिंदा हो, लेकिन सबने कहा कि मुझे ये सच मानना होगा और तुम्हें भुलाना होगा। चक उसे गाड़ी में बिठाता है, यूं लगता है जैसे वो उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन चक उसे कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा। कैली भी इस बात को एग्री करती है और फिर चक उसे गाड़ी में उसके घर तक छोड़ देता है। चक अपने दोस्तों के साथ बैठा है और अपने बीते हुए 4 सालों की बात करता है। वो कहता है कि मैं उसी आइलैंड से शायद कभी वापस ना आता। मैं वहीं पर मरने वाला था। मैं शायद बीमार हो जाता या मुझे चोट लग जाती, लेकिन सिर्फ एक चीज मेरे कंट्रोल में थी कि मुझे कब, कहां और कैसे मरना है। मैंने खुदकुशी के लिए एक रस्सी बनाई, लेकिन जब रस्सी को टेस्ट करना चाहा तो पेड़ की टहनी टूट गई और मैं जैसे मरना चाहता था वैसे मर भी नहीं पाया। मेरा किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे जिंदा रहना है। मैं अब वापस आ चुका हूं, मैं जिंदा हूं, यहां बैठा हूं और इसके बावजूद मैंने केली को खो दिया। अब वो एक पैकेज डिलीवर करने जा रहा है। ये वही आखिरी बॉक्स है जो उसने आइलैंड पर नहीं खोला था। ये वही बॉक्स था जिस पर एंजल विंग्स बने हुए थे। वो दरवाजा नॉक करता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। वो उस पैकेज को वहीं रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है कि इस पैकेज ने मेरी जान बचाई थी, और वो वहां से चला जाता है। वो एक चौराहे पर आकर रुकता है। वो वहां मैप देख रहा था कि वहां एक गाड़ी आती है और उसमें एक लड़की थी जो उसे कहती है कि तुम रास्ता भटक गए हो। वो कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूं कि मुझे कहां जाना है। वो लड़की उसे चारों रास्तों के बारे में बताती है और उस तरफ चली जाती है जहां से अभी कुछ देर पहले चक पैकेज ड्रॉप करके आया था। चक देखता है कि उस गाड़ी के पीछे भी वही विंग्स बने हुए थे जो उस पैकेज पर बने थे। चक उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक पुरुमीद मुस्कुराहट आ जाती है।